गुड इवनिंग स्टूडेंट। गुड इवनिंग स्टूडेंट, आवाज जा रही है? चैट में लिखिएगा आवाज जा रही है कि नहीं। कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे, कल क्या पढ़े थे? तो ये स्ट्रक्चर ऑफ एंथर हम लोग कल पूरा समझे थे। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर समझने के बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है अपकमिंग जो टॉपिक, वो होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किसको बोलते हैं? एक मिनट, थोड़ा कैमरा सही कर लेने दीजिए। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हम लोग कहते हैं प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स को हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। तो देखिए, कल के क्लास में जो हम लोग पढ़े थे, कल के क्लास में ये हम लोग देखे थे कि यहाँ पे हमारा ये स्पोरेंजियम था। स्पोरेंजियम के अंदर में जो सबसे आउटर लेयर था वो हमारा एपिडर्मिस। ठीक है, उसके अंदर के स्ट्रक्चर को देख रहे थे। सबसे अंदर में ये हमारा एपिडर्मिस है। उसके बाद उसके अंदर में इंडोथेसियम, ये जो सेल का लेयर है ये वाला इंडोथेसियम। उसके बाद हम लोग देखे थे कि जो तीसरा लेयर था वो था मिडिल लेयर। मिडिल लेयर के बारे में हम लोग ये पढ़े थे कि ये एक से लेकर के 3 लेयर तक होता है, 1 to 3 लेयर। ठीक है, उसके बाद देखे थे ये हमारा जो सेल्स का लेयर था वो था टपेटम। टपेटम देखे थे। टपेटम के बाद टपेटम के बगल में ही हम लोग क्या देखे थे? एस्टोमियम। एस्टोमियम कहाँ पे था? तो जहां पे लोब्स जो थे, ईच लोब्स में जहां पे ग्रूव्स थे, जहां पे लोब्स नीचे के तरफ धंसे हुए थे, अंदर के तरफ धंसे हुए थे, उसी को एस्टोमियम या लाइन ऑफ डेइसेंस बोलते हैं। ठीक है, लाइन ऑफ डेइसेंस या एस्टोमियम हम लोग इसी को बोलते हैं। तो आज हम लोग का जो दूसरा है, इसको अब इरेज नहीं किए थे कि एक बार रिकॉल कर लेंगे तब फिर से हम इरेज करेंगे। इसको इरेज कर रहे हैं और दूसरा जो टॉपिक है वो है हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को हम लोग कह सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स हम लोग ये देखे थे। देखिए यहाँ पे देखिएगा एक बार कि हम लोग ये देखे थे कि ये जो हमारा स्पोरेंजियम है उसमें हमारा ये टपेटम है। ठीक है, ये हमारा टपेटम है। टपेटम के बारे में क्या क्या पढ़े थे बताइए तो चैट में, कि टपेटम के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़े थे। टपेटम के बारे में हम लोग पढ़े थे कि टपेटम 3 काम करता है। पहला, न्यूट्रिशन देने का काम करता है। ठीक है, यूबिस ग्रेन्यूल्स को सिक्रीट करता है, और एक क्या करता है तो कैलेज रिलीज करता है। ठीक है, ये तीनों हम लोग देखे थे कि यूबिस ग्रेन्यूल्स, कैलेज और क्या रिलीज करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। आवाज जा रही है ना? हाँ ठीक है, चैट अब देखना स्टार्ट किए। देखिए, तो इसमें हम लोग कहेंगे कि जो ये हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है या फिर जो स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो इसको देखिए, यहाँ पे जो ये हमारा टपेटम था, टपेटम के अंदर में स्पोरोजीनस सेल्स थी। क्या थी? स्पोरोजीनस सेल्स। ठीक है, बहुत सारी स्पोरोजीनस सेल्स किसके अंदर थी? टपेटम के अंदर। और टपेटम ही उनको न्यूट्रिशन देने का काम कर रहा था। उसके बाद यूबिस ग्रेन्यूल्स देने का काम कर रहा था, कैलेज देने का काम कर रहा था। तो ये हमारा क्या है? स्पोरोजीनस सेल्स। तो इसको हम लोग कह सकते हैं ये हमारा स्पोरोजीनस सेल्स है।
सेल्स। होता क्या है कि जब कैसे माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, देखिए जो ये स्पोरोजीनस सेल्स है वो इन सभी सेल्स आपस में ये उस समय जुड़ी होती है, जब ये टपेटम के अंदर ये फॉर्म होते हैं तो ये आपस में जुड़ी होती है, इनमें प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन होता है। तो थोड़ा सा आगे जाकर के क्या होता है, थोड़ा सा आगे मतलब इस स्टेज के बाद वाला स्टेज में क्या होता है कि जैसे ही जो ये सेल्स होती है धीरे धीरे सेपरेट होने लगती है और थोड़ा सा इनलार्ज होने लगती है। मतलब जो स्पोरोजीनस सेल्स हैं, स्पोरोजीनस सेल्स वो क्या होंगी, स्पोरोजीनस सेल्स जो होंगी वो इनलार्ज करेंगी, खुद को इनलार्ज करेंगी और इनलार्ज करने के बाद वो थोड़ा सा बड़ी होंगी, वो सेल्स जो है वो थोड़ा बड़ी हो जाएंगी। बड़ी होने के बाद हम लोग कह देंगे कि जो दो सेल्स के बीच में प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन था वो कनेक्शन खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सेल्स, बहुत सारी सेल्स इसमें डेवलप हो रही थी टपेटम के अंदर, उनमें क्या होगा, सेल्स सेपरेट होकर के थोड़ा सा इनलार्ज होंगी। इनलार्ज होने के बाद उन सेल में जो प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन आपस में था उस वो कनेक्शन हट जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्लाज्मोडेस्माटल डिस्माटल कनेक्शन जो है वो खत्म हो जाएगा। प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन तो हम लोग कह सकते हैं दो सेल्स आपस में जो कनेक्ट रहती हैं तो उसी को हम लोग प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन कहते हैं। तो प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन हटेगा, ठीक है। अच्छा, ये स्पोरोजीनस सेल्स कैसी है नेचर में, बताइए तो। ये स्पोरोजीनस सेल्स नेचर में कैसी है, डिप्लॉयड है कि हैप्लॉयड है? इस चैप्टर में हम लोग को प्लॉयडी पे पूरा ध्यान रखना होगा कि जो सेल्स है वो डिप्लॉयड है, हैप्लॉयड है। तो इसकी सेल्स जो होती है वो डिप्लॉयड होती है, ट्वेन होती है, ठीक है। प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन हटता है, ठीक है। प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन हटने के बाद क्या होता है कि इसमें जो है ये जो सेल्स है इसको हम लोग बोलते हैं स्पोर मदर सेल या माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स। इनको, इन सेल्स को हम लोग बोलते हैं, जो सेल्स थोड़ा सा इनलार्ज हुई, इनलार्ज होने के बाद एक टर्म यूज करते हैं इनके लिए, माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स। इनको क्या बोलते हैं हम लोग, माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स या पोलन मदर सेल्स, माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स, ठीक है। या इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, पोलन मदर सेल्स। अच्छा, ये जो स्पोरोजीनस सेल्स या टिश्यू था इसमें बहुत सारी सेल्स थी आपस में टपेटम के अंदर एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, ठीक है। लेकिन जैसे ही आगे वाला स्टेज में क्या होता है कि ये जो सेल्स होती है खुद को थोड़ा सा इनलार्ज करती है। इनलार्ज करने के बाद अपने अंदर जो है दोनों सेल्स के बीच में जो दोनों दो तीन सेल्स आपस में या सेल्स में जो कनेक्शन होता है उस कनेक्शन को पहले हटाती है, प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन को। उसके बाद इसी को हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स या पोलन मदर सेल्स, ठीक है। तो हम लोग एमएस इसको माइक्रोस्पोर मदर सेल्स और पोलन मदर सेल्स, पीएमसी भी बोल सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, इस माइक्रोस्पोर्स मदर सेल में मियोसिस होता है, ठीक है। अभी तक ये डिप्लॉयड था, ठीक है, डिप्लॉयड था। जो स्पोरोजीनस सेल्स थी वो डिप्लॉयड डिप्लॉयड थी, जो माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स थी वो डिप्लॉयड थी। लेकिन अब इसमें मियोसिस होगा, ठीक है, मियोसिस होगा। इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा, मियोसिस होगा। तो मियोसिस का रिजल्ट क्या होगा, जब भी मियोसिस होगा इसमें तो चार अलग अलग जो है वो टेट्राड फॉर्म होंगे, या फिर बोल सकते हैं कि चार जो है वो माइक्रोस्पोर्स फॉर्म होंगे। ये जो मदर सेल्स हैं इससे चार माइक्रोस्पोर्स बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। और इसमें हम लोग बोल सकते हैं ये हमारा इस तरह का कुछ, और जो शेप होगा वो कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होगा। शेप कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। जनरल जो कॉमन शेप है वो टेट्राहेड्रल है, किसका, तो माइक्रोस्पोर्स का, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि टेट्राहेड्रल माइक्रोस्पोर्स है ना फॉर्म होंगे। क्या फॉर्म होंगे, तो टेट्राहेड्रल माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। टेट्राहेड्रल का मतलब क्या हुआ कि चार होगी, चार छोटे छोटे माइक्रोस्पोर्स बनेंगे इस मदर सेल से। ये जो माइक्रोस्पोर्स मदर सेल्स हैं या जो पोलन मदर सेल्स है
इसमें मियोसिस होगा, मियोसिस का रिजल्ट होगा कि 4 छोटे छोटे जो है वो टेट्राहेड्रल माइक्रोस्पोर्स फॉर्म होंगे। अब कहेंगे कि ये जो माइक्रोस्पोर्स फॉर्म होंगे, इसमें से 3 तो दिखाई दे रहे हैं, एक पीछे होता है, 3D डायग्राम होता है तो क्लियर पता चलता कि टेट्राहेड्रल ये स्ट्रक्चर है। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, जब भी बनेगा ये, तो ऐसा नहीं है कि इसमें टेट्राहेड्रल शेप ही होगा, इसका शेप अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है। हो सकता है कि ये जो टेट्राहेड्रल माइक्रोस्पोर्स बने, ये जो 4 माइक्रोस्पोर्स बने, उनका शेप कुछ अलग हो सकता है कि उनका शेप, इसको इरेज करते हैं, जैसे हो सकता है कि उनका जो शेप है वो लीनियर हो, इस तरह का, ये जो चारों जो है माइक्रोस्पोर्स वो इस तरह से लीनियरली अटैच्ड हो। ठीक है, पहला कंडीशन ये हो सकता है। हो सकता है कि वो बाइलैटरल हो। ठीक है, बाइलैटरल का मतलब क्या होगा, 2 को ऊपर और 2 को नीचे। ठीक है, ये हमारा हो गया क्या, लीनियर, ये हमारा लीनियर हो गया, लीनियर। और ये क्या हो गया, बाइलैटरल। उसके बाद एक और शेप होता है। ठीक है, एक और शेप होता है जिसको टी शेपेड बोलते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, दिखाई दे रहा है। तीसरा ये हो सकता है कि तीसरा में हमारा जो फॉर्म हो, क्या फॉर्म हो, तो ये जो माइक्रोस्पोर्स है, वो माइक्रोस्पोर्स का शेप टी शेपेड भी हो सकता है, 2 गो ऊपर और 2 गो ऐसे बीच में। ठीक है, समझ रहे हैं, बताइए, दिखाई दे रहा है। कमेंट में लिखिए, दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक सेट और होता है, डेक्यू सेट। ठीक है, डेक्यू सेट। ठीक है, डेक्यू सेट सेट होता है। तीसरा तो समझ में आ रहा है, टी सेपेट। अब एक चौथा जो होता है, चौथा कहाँ बना है, चौथा यहाँ बनाते हैं। चौथा जो होता है वो डेक्यू सेट, डेक्यू सेट शेप है ये। ठीक है, डेक्यू सेट में जो शेप होता है वो कुछ होता है कैसा, एक होगा ऊपर में और 2 गो बीच में। ठीक है, फिर एक नीचे। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे कि जो यहां से हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से स्टार्ट किए। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या हुआ कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, माइक्रोस्पोर्स के फॉर्म होने के प्रोसेस को हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। उसमें हम लोग देखें कि जो टपेटम के अंदर, ठीक है, टपेटम के अंदर जो स्पोरोजीनस टिश्यू या सेल्स जो डेवलप हुई थी, वो सेल्स में कुछ चेंज देखा जाता है आगे स्टेज में। कैसा चेंज होता है, तो जब देखा जाता है कि ये जो स्पोरोजिनस सेल्स है या फिर जो ये स्पोरोजिनस टिश्यू है, ये खुद को इलाज करना शुरू करता है, अपने आप को थोड़ा बड़ा करना शुरू करता है। ठीक है, और सेल्स जो यहाँ पे आपस में कनेक्ट थी, वो प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन जो है वो रप्चर हो जाता है। रप्चर होने के बाद ये अलग हो जाती है, अलग अलग सेल्स हो जाती है। ठीक है, अलग अलग सेल्स होने के बाद क्या होता है कि इसमें मियोसिस होता है। अभी तक ये डिप्लॉयड था, इसका जो अभी तक क्या, जहां तक हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं, यहाँ तक का पूरा स्ट्रक्चर अभी तक डिप्लॉयड ही था। आगे जैसे ही हम लोग देखें तो ये मदर सेल्स जो है वो मियोसिस करती हैं। मियोसिस का रिजल्ट क्या होता है कि और छोटे छोटे माइक्रोस्पोर्स बन जाते हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोर्स फॉर्म हो जाते हैं जिसको टेट्राहेड्रल माइक्रोस्पोर्स बोलते हैं। आप बताइए, कोई दिक्कत इसमें, आगे बढ़े। अच्छा, क्वेश्चन है। कार्तिक, अच्छा शुरू से बता दें, फिर से, कल वाला क्लास भी। अच्छा, पहले इतना देखिए, उसके बाद आगे उसको फिर से हम लोग कल वाला क्लास भी फिर से रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उससे। हम लोग को थोड़ा स्लो जाएंगे, लेकिन जो भी पढ़ेंगे वो समझते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि फिर प्रॉब्लम होते जाएगा। जितना ही अंदर हम लोग डेप्थ में जाएंगे, जितना ही अंदर किसी भी चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर में तो उतना डेप्थ नहीं होता है, दूसरा और तीसरा चैप्टर में डेप्थ है रिप्रोडक्टिव यूनिट्स में। तो उसमें अगर जैसे जैसे हम लोग अंदर जाएंगे चैप्टर के अंदर में,
डेप्थ बढ़ते जाएगा। इसलिए हम लोग का जो बेसिक चीज है जैसे माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोर्स, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, लीनियर स्ट्रक्चर, बाइलेटरल स्ट्रक्चर, ये सब एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, हाँ करवा देंगे। तो देखिए, उसके बाद देखिए क्या होता है कि टेट्राहेड्रल ये तो बन गया, टेट्राहेड्रल भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में जो होता है, मतलब हम लोग कह सकते हैं अधिकांश जो एंजियोस्पर्म है उनमें ऐसा अरेंजमेंट दिखता है। कैसा अरेंजमेंट? टेट्राहेड्रल, ठीक है। लेकिन हो सकता है, इट्स मे बी पॉसिबल कि जो माइक्रोस्पोर फॉर्म हुए उनका शेप कुछ इस तरह का हो, मतलब कि वो लीनियर भी हो सकते हैं। लीनियर कहने का मतलब वो आपस में लीनियरली कनेक्ट है, लाइन बाई लाइन इस तरह से। बाइलैटरल का मतलब हुआ कि दो गो ऊपर और दो गो लैटरली कनेक्ट है इस तरह से, तो वो हुआ बाइलैटरल, ठीक है। तीसरा ये भी हो सकता है कि उनका शेप जो हो वो टी शेपेड हो। देखिए टी की तरह एक ऊपर में इस तरह से दो गो कनेक्ट है, या नीचे में दो गो, तो ये टी बन गया। तो टी शेपेड भी अरेंज हो सकते हैं। हो सकता है कि डेक्यू सेट शेप हो। डेक्यू सेट कहने का मतलब कि एक बीच में एक ऊपर एक नीचे, दो गो बीच में, ठीक है। अब लास्ट में क्या होता है कि जैसे यहां तक हो जाता है, मतलब कि माइक्रोस्पोर्स इसमें फॉर्म हो जाते हैं। जो पोलन मदर सेल्स है, वो देखिए जो भी पढ़ा रहे हैं उसको आगे फिर से अगर पीछे वाला रिवाइज करते कर लेंगे हम लोग, लेकिन अभी जो पढ़ा रहे हैं उसको समझने का प्रयास करिए। जैसे पीछे वाला रिवाइज करेंगे हम लोग, जो नए बच्चे भी हैं वो भी समझ पाएंगे सब कुछ, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि इसके ऊपर एक कवरिंग होता है जी, पहले भी पढ़े थे हम लोग कि जब यहाँ पे माइक्रो ये जो देख रहे थे स्पोरोजीनस सेल्स, तो हम लोग पढ़े थे टपेटम का एक रोल पढ़े थे। टपेटम का क्या रोल पढ़े थे हम लोग कि टपेटम जो है वो कैलोज को हटाता है। कैलोज के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे? तो स्पोरोजीनस सेल्स के ऊपर में एक लेयर्स होता है जिसको कैलोज बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि स्पोरोजीनस सेल्स के ऊपर एक लेयर होता है। ये जो सेल्स यहाँ पे डेवलप हुई थी उनके ऊपर एक लेयर होता है। जैसे ये मान लीजिए सेल्स डेवलप हुई है, स्पोरोजीनस सेल्स है, इसके ऊपर में एक लेयर होगा, इसी लेयर्स को बोलेंगे कैलोज, ठीक है। कैलोज को रिमूव कौन करता है? कैलेज रिमूव करता है। कैलेज जो है वो बोल सकते हैं कि किसके द्वारा रिलीज होता है कैलेज? तो टपेटम के द्वारा ही रिलीज होता है। और वो क्या करता है? इस कैलोज को क्या कर देता है? खत्म कर देता है। और खत्म इसी स्टेज पे होता है। यहां तक फॉर्म हो गया, माइक्रोस्पोर्स बन गए। माइक्रोस्पोर्स बनने के बाद जो कैलोज ये कैलेज था वो रिलीज हुआ। जो इसके ऊपर जो कवरिंग था, इसके ऊपर जो कवरिंग था वो क्या कर दिया? हटा दिया, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो कैलोज है, कैलोज यहाँ पे आकर के रिमूव होता है। कैलोज, कैलोज क्या है? तो स्पोरोजीनस जो सेल्स है उसके ऊपर का कवरिंग, स्पोरोजीनस सेल्स के ऊपर का कवरिंग यहाँ पे खत्म होता है। जैसे ही ये कवरिंग खत्म होता है, कैलोज खत्म होता है, वो क्या होते हैं कि ये जितने भी जो माइक्रोस्पोर्स बने थे, ठीक है, वो फ्रीली इसमें एग्जिस्ट करने लगते हैं। किसमें? फ्रीली इसमें एग्जिस्ट करने लगते हैं, टपेटम के अंदर। अच्छा, ये जो पोलन ग्रेन्स है वो कहाँ से रिलीज होते हैं? तो ये जो हम लोग बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का जो देखे थे, ठीक है, तो उसमें हम लोग यहाँ पे लाइन ऑफ डेहिसेंट या स्ट्रोमियम पढ़े थे, तो यहाँ पे यही से रिलीज होते हैं। लाइन ऑफ डेहिसेंस जो था वही से रिलीज होते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि डेहिसेंस यहाँ से ये रिलीज होते हैं, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं कि ये जो माइक्रोस्पोर्स बने ये पोलन ग्रेन्स में कैसे डेवलप होते हैं। अच्छा, माइक्रोस्पोर्स के बनने के प्रोसेस में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। और रेगुलरली क्लास को नहीं करने का ये होइएगा ज्वाइन, तो समझने में प्रॉब्लम होगा। क्योंकि अगर हम लोग टपेटम ही नहीं समझेंगे कि टपेटम क्या है, टपेटम का रोल क्या है, तो हम लोग कैसे समझ पाएंगे कि कैलोज क्या है? कैलोज जो है उसका क्या काम होता है, कहाँ पे रिमूव होता है, नहीं समझ पाएंगे। इसलिए रेगुलरली क्लास में कनेक्ट होइए, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आगे आइए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे हम लोग दूसरा स्टार्ट करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर्स। दूसरा टॉपिक है हमारा। इरेज करते हैं, एक मिनट।
एक मिनट। और आज टेस्ट भी है आप लोग का, 8 बजे से आप लोग का टेस्ट है, उसको आप लोग दे दीजिएगा। पहले चैप्टर से टेस्ट है, आसानी से वो सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए, तो अब आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर्स। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पोलन ग्रेन्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स बन गया। माइक्रोस्पोर्स के बनने के बाद ये पोलन ग्रेन्स में कैसे तब्दील हो जाते हैं, तो माइक्रोस्पोर्स यहाँ पे बन गया हमारा। टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ही लेके चलते हैं, क्योंकि मोस्ट कॉमन यही है, सबसे ज्यादा यही देखने को मिलता है, न्यूक्लियस है। तो ये हमारा क्या है, 1 2 और ये 3, ये तीनों क्या है, तो माइक्रोस्पोर्स है। माइक्रोस्पोर्स 3 और एक पीछे होगा जी, 3D डायग्राम में एक पीछे आ जाएगा, ठीक है, माइक्रोस्पोर्स है। अब आगे क्या होता है ये देखिए, जैसे ही हम लोग देखेंगे कि एक सेल रिमूव हो गया, इसमें से सब सेल, कैलोज रिमूव हुआ, कैलोज यहां से हट गया, कैलोज हट गया, कैलोज हटने के बाद क्या होता है, ये एक सेल में तब्दील हो गया, ठीक है। एक एक सेल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने लगे, अलग अलग एग्जिस्ट करने लगे। अब ये चारों में से अलग हो गए एक एक करके। उसके बाद क्या होता है, इस सेल के पास एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के साथ साथ एक वैक्यूल्स होता है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो माइक्रोस्पोर्स, एक माइक्रोस्पोर्स है, उसके पास एक न्यूक्लियस होता है, और क्या होता है, और एक वैक्यूल्स होता है, वैक्यूल्स होता है। तो एक न्यूक्लियस होता है और एक वैक्यूल्स होता है। होता क्या है कि जनरली इसका वैक्यूल्स जो है वो बढ़ने लगता है, इसका साइज बढ़ने लगता है। जैसे ही वैक्यूल्स का साइज बढ़ने लगता है, ये न्यूक्लियस जो है वो पेरिफेरी के साइड में शिफ्ट हो जाता है। न्यूक्लियस जो है वो पेरिफेरी के साइड में शिफ्ट होने का मतलब कॉर्नर में शिफ्ट हो गया, यहाँ आ गया, ठीक है। न्यूक्लियस और वैक्यूल्स का साइज थोड़ा सा बढ़ गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इसमें जो है वो एक अनइक्वल जो है वो माइटोसिस होता है। वहां तक मियोसिस हो रहा था, यहाँ क्या हो जाता है कि एक अनइक्वल माइटोसिस होता है इसमें। कैसा माइटोसिस होता है, तो अनइक्वल, अनइक्वल माइटोसिस होता है, माइटोसिस होगा, ठीक है। अनइक्वल माइटोसिस करने का मतलब कि इसमें क्या होगा कि इसका जो न्यूक्लियस है, ठीक है, वो दो सेल में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। एक बड़ा सेल और एक छोटा सेल, एक छोटा सेल बन जाता है और एक बड़ा सेल बन जाता है, ठीक है। और ये एक हमारा, देखिए ये हम अलग में ही यहाँ पे हम लोग बना देते हैं छोटा सेल को दूसरे कलर से, ताकि पता चले। यहाँ पे एक सेल्स बन गया, ठीक है, यह इसका न्यूक्लियस हुआ, और ये वाला बड़ा वाला सेल्स है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या होता है, फिर से एक बार, यहाँ पे माइक्रोस्पोर्स जो थे वो अलग हुए, इंडिपेंडेंट हुए। इंडिपेंडेंट होने के बाद इसका जो न्यूक्लियस है उसका साइज थोड़ा सा बढ़ा, जिसके कारण न्यूक्लियस जो है वो पेरिफेरी में शिफ्ट हो गया, मतलब कॉर्नर में शिफ्ट हो गया। उसके बाद क्या होता है कि यही न्यूक्लियस में डिवीजन होता है, ठीक है। डिवीजन होने के बाद एक बड़ा सेल फॉर्म हो जाता है और एक छोटा सेल। एसिमेट्रिकल डिवीजन होता है यहाँ पे। एसिमेट्रिकल मतलब कि अनइक्वल डिवीजन होता है यहाँ पे। अनइक्वल हम लोग बोल सकते हैं, एसिमेट्रिकल बोल सकते हैं। यहाँ पे माइटोसिस हुआ, दो सेल्स फॉर्म होता है। एक सेल्स जो बड़ा वाला सेल्स है,
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कमेंट में बताइए इसको क्या बोलते हैं इस सेल्स को। नहीं मालूम है। इस सेल्स को बताइए, जो यहाँ पे सेल्स अनइक्वल माइटोसिस हुआ। नहीं नहीं नहीं, मैच्योर पोलन ग्रेन्स नहीं होगा। अच्छा है, मैच्योर पोलन ग्रेन्स नहीं होगा। देखिए क्या होता है, यहाँ पे जो दो सेल्स फॉर्म होता है, एक को बोलते हैं वेजिटेटिव सेल्स और दूसरा को बोलते हैं जनरेटिव सेल्स। ये वाला ऊपर वाला जो बड़ा वाला दिखाई दे रहा है यहां से लेके यहां तक, ठीक है, ये हमारा वेजिटेटिव सेल्स है। वेजिटेटिव सेल्स है, यहाँ पे ये वाला जो दिख रहा है, ये पूरा यहां से लेके यहां तक, हम इसको येलो से डायग्राम करते हैं ताकि पता चले। यहां से लेके यहां तक, ये ये हमारा क्या है, ये हमारा वेजिटेटिव सेल्स है। वेजिटेटिव सेल्स को एक और नाम से बोलते हैं ट्यूब सेल। वेजिटेटिव सेल्स है, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्यूब सेल। ट्यूब सेल भी बोलते हैं। क्यों ट्यूब सेल बोलते हैं इसको, तो ट्यूब सेल बोलने का रीजन ये होता है कि यहीं से पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जब हम लोग देखेंगे तो यहीं से पॉलन ट्यूब, इसी सेल से पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होता है। ये गैमेट्स वगैरह प्रोड्यूस नहीं करता है, इसको रिप्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं रहता, ये बस ट्यूब, पॉलन ट्यूब बनाता है, जिसके कारण जो हमारे ये गैमेट्स प्रोड्यूस थे उस पॉलन ट्यूब से होके बाहर आते हैं। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे ये कि ये वेजिटेटिव सेल्स है, और ये वाला क्या है, तो जेनरेटिव सेल्स, दूसरा जो है वो जेनरेटिव सेल्स है। जेनरेटिव सेल्स, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पे दो सेल्स डिवाइड हो गया, ठीक है, उसके बाद ये देखने को मिला है कि 60% एंजियोस्पर्म में ये जो दो सेल्ड स्टेज जो है, दो सेल्ड स्टेज, इसको दो सेल्ड स्टेज क्यों बोल रहे हैं जी, क्योंकि यहाँ पे दो सेल्स फॉर्म हो रहा है, एक जो है वो वेजिटेटिव सेल्स है और दूसरा क्या है, जेनरेटिव सेल्स है। वेजिटेटिव और जेनरेटिव सेल, टू सेल्ड स्टेज है। 60% एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि 60% एंजियोस्पर्म में इतना ही फॉर्म होने के बाद ये पोलन ग्रेन्स जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है, या इतना ही फॉर्म होने के बाद ये पोलन ग्रेन्स जो है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, कहाँ से बाहर निकलेगा, तो स्टोमियम से बाहर निकलेगा या लाइन ऑफ डेhiscence से। जैसे ये हमारा लोब्स था ना, ये दो लोब्स, बाइलोब, इसमें यहाँ पे लाइन ऑफ डेhiscence या स्टोमियम था, इसके थ्रू ये डिस्चार्ज कर दिया जाता है, इसको बाहर निकाल दिया जाता है। किसमें, तो 60%। हाँ ठीक है, ठीक है कार्तिक, गुड। फुल डिजॉल्व भी करता है और लार्ज नंबर में न्यूक्लियस भी होता है। ठीक है, तो देखिए, वेजिटेटिव सेल्स है, जनरेटिव सेल्स है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको टू सेल्ड स्टेज बोलते हैं, टू सेल्ड स्टेज, क्योंकि यहाँ पे दो सेल्स दिखाई दे रहा है, एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव। अब देखिए जेनरेटिव सेल्स का क्या काम है, जेनरेटिव सेल्स का एक और काम, एक काम होता है दो मेल गैमेट्स प्रोड्यूस करना। ठीक है, अब तो जो 60% जो एंजियोस्पर्म है उनमें ये रिलीज हो जाता है इतना ही पे, इतना ही पे ये रिलीज हो जाता है। लेकिन 40% एंजियोस्पर्म में क्या होता है, कह सकते हैं हम लोग, इन केस ऑफ 40% या फिर 40% एंजियोस्पर्म में क्या होता है, एंजियोस्पर्म समझ रहे हैं ना, एंजियोस्पर्म में क्या होता है, 40% एंजियोस्पर्म में ये जो जनरेटिव सेल्स है, यहाँ पे एक और डायग्राम देख लीजिए, जिसमें ये हमारा ये वाला हमारा क्या है, तो जनरेटिव सेल्स है, जनरेटिव सेल्स, और ये क्या है, वेजिटेटिव सेल्स, वेजिटेटिव सेल्स। इसमें भी डिवीजन हो जाता है जनरेटिव सेल। अच्छा, यहाँ पे कौन सा डिवीजन होगा, यहाँ पे भी माइटोसिस ही होगा। ठीक है, हाँ ये स्पिंडल सेपेट होता है। ठीक है, स्पिंडल फॉर्मेशन के साथ ही इसका डिवीजन होता है जी, और एसिमेट्रिकल अनइक्वल डिवीजन होता है। ठीक है, तो ये जनरेटिव है, वेजिटेटिव है।
जनरेटिव में फिर से माइटोसिस होता है यहाँ पे, ठीक है, फिर से माइटोसिस होगा। माइटोसिस होने के बाद माइटोसिस फिर से होगा, उसमें देखा जाएगा कि इसका जो ये सेल्स था, यहाँ पे जो सेल्स थी वेजिटेटिव सेल्स वो ऐसे ही रहेंगी, और जो जनरेटिव सेल्स थी वो दो पोलन इसमें डेवलप हो गई, दो मेल गैमेट्स में डेवलप हो गई, मेल गैमेट्स में। और यही मेल गैमेट्स जो दोनों थे वो पोलन ट्यूब के साथ बाहर निकल रहे थे, है ना। यही दोनों मेल गैमेट्स पोलन ट्यूब से बाहर निकल रहे थे, और एक जो है वो किससे फ्यूज कर रहा था, पोलर न्यूक्लियाई से, और एक फीमेल गैमेट्स से। ये हम लोग पढ़े थे, बताइए। तो यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे भी माइटोसिस ही होता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है किस चीज का, तो डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। बताइए, कोई दिक्कत। कोई दिक्कत है। फिर से एक बार देख लो, फिर से एक बार फ्लो में बता देते हैं, उसके बाद फिर कल वाला जो है उसको रिपीट करेंगे, फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। 60% क्या बताए थे सर। हाँ देखो, एक चीज छूट गया था, ठीक है, अच्छा गुड। जैसे ही यहाँ पे होता है तो इसमें पोलन ग्रेन्स में दो लेयर बनता है, ठीक है। एक जो होता है उसको इंटाइन बोलते हैं, जो अंदर वाला लेयर होता है वो इंटाइन होता है, ठीक है, ये इंटाइन है। और जो बाहर का लेयर है, ये वाला लेयर, वो हमारा इक्जाइन है, ठीक है। और इक्जाइन जो है उसको कौन बनाता है, इक्जाइन जो है वो स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन कहाँ से रिलीज हुआ था, यूबिस ग्रेन्यूल से रिलीज हुआ था। यूबिस ग्रेन्यूल्स क्या है, तो फैटी ग्रेन्यूल्स है। कल हम लोग पढ़े थे ना कि यूबिस ग्रेन्यूल्स फैटी ग्रेन्यूल्स हैं, जो कि स्पोरोपोलिनिन रिलीज करते हैं, और वहां पे स्पोरोपोलिनिन का काम हो जाता है कि ये जो आउटर लेयर है, ठीक है, उसको एक्जाइन बोलते हैं, इसी आउटर लेयर के फॉर्मेशन में रोल प्ले करता है। इनर लेयर को इंटाइन बोलते हैं। और जहां पे जो आउटर लेयर है वहां एब्सेंट होता है, जहां पे आउटर लेयर एब्सेंट होता है उस प्लेस को, दैट प्लेस इज नोन एज जर्म पोर। सो क्या बोलते हैं, जर्म पोर्स, जर्म पोर्स, ये जर्म पोर्स है, ठीक है। और यही जर्म पोर्स से क्या होता है, इसी जर्म पोर्स से पॉलन ट्यूब जो है वो बाहर निकलता है इस तरह से। ये पॉलन ट्यूब जो है वो बाहर निकलता है इस तरह तरीके से, इसी जर्म पोर्स से, ठीक है। अब बताइए। हाँ देखो, 60% क्या बताए थे, देखिए 60% हम कह सकते हैं कि जैसे अगर हम लोग देखें तो 60% एंजियोस्पर्म में ये जो हमारा सेल्स है, यहाँ पे टू सेल्ड स्टेज दिख रहा है, जिसमें एक वेजिटेटिव सेल्स है और एक जनरेटिव सेल्स है, ठीक है। तो 60% एंजियोस्पर्म में ये टू टू सेल्ड स्टेज में ही डिस्चार्ज हो जाता है, बाहर निकल जाता है। किसके थ्रू बाहर निकल जाता है, स्टोमियम के थ्रू। स्टोमियम कल बताए थे, लाइन ऑफ डेhiscence। लाइन ऑफ डेhiscence किसको बोलते हैं, स्टोमियम को। जिसमें हम लोग ये इस तरह से हमारा था, यही था ना। यहाँ पे जो ग्रोव्स दिख रहा है इसी को ना बोले थे, यहाँ पे जहाँ धसा हुआ है यही हमारा स्टोमियम है, यहाँ पे जो धसा हुआ है स्टोमियम। तो 60% एंजियोस्पर्म में जब इतना तक डेवलपमेंट हो जाता है, जब माइक्रोस्पोर्स जो है यहाँ तक डेवलप हो जाते हैं, जब वो टू सेल्ड स्टेज हो जाते हैं, मतलब उनमें दो ही सेल रह जाता है, एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल, तो ये डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं, ये बाहर निकाल दिए जाते हैं, ठीक है। अब बोलेंगे कि सर अच्छा इसके बाद क्या होगा, मान लो कि यहाँ तो ये टू सेल्ड स्टेज पे ही निकल गए, लेकिन इसमें भी थ्री सेल्ड स्टेज होता है जी। कब होता है, जब ये पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे फॉल होते हैं। जैसे ही ये स्टिग्मा पे इस तरह से हमारा स्टिग्मा है, इस पे ये पोलन ग्रेन्स फॉल होंगे। पोलन ग्रेन्स में क्या क्या है, तो दो आउटर लेयर है, एक आउटर लेयर है, एक इनर लेयर जो एक्जाइन और इंटाइन है। उसके बाद दो सेल्स हैं, ठीक है, एक वेजिटेटिव सेल्स है और एक जनरेटिव सेल्स है। तो यहाँ पे जनरेटिव सेल जब यहाँ पे गिर जाती है स्टिग्मा पे, तब उसमें डिवीजन हो जाता है, तब ये जनरेटिव सेल्स जो है वो दो मेल गैमेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। ये जनरेटिव सेल दो मेल गैमेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो दोनों मेल गैमेट्स और एक वेजिटेटिव सेल,
तीनों को मिला करके ये थ्री सेल्ड स्टेज, इसको क्या बोलते हैं? थ्री सेल्ड स्टेज। इसको हम लोग कह सकते हैं थ्री सेल्ड स्टेज, सेल्ड स्टेज। अब बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम? अक्षय क्या लिखे हैं कि सर अब तो मैच्योर पोलन ग्रेन्स गया ना? हाँ, थ्री सेल्ड स्टेज में जो है ये मैच्योर भी इसको बोल सकते हैं, ये मैच्योर पोलन ग्रेन्स भी इसको बोल सकते हैं। थ्री सेल्ड पोलन ग्रेन्स को हम लोग अनदर नेम से बोल सकते हैं कि ये मैच्योर पोलन ग्रेन्स है। और इसको इमैच्योर, तो ये क्या होता है कि यहाँ से दो सेल का ही डेवलपमेंट होता है। जनरली इतना तक डेवलपमेंट होता है तो 60% एंजियोस्पर्म अपने पोलन ग्रेन को सेट कर देते हैं, अपने पोलन ग्रेन्स को बाहर निकाल देते हैं। कैसे? इस एस्ट्रोमियम के थ्रू। ठीक है। लेकिन जो 40% एंजियोस्पर्म है उनमें थ्री सेल्ड स्ट्रक्चर होता है। और ये थ्री सेल्ड स्ट्रक्चर का हम रोल बता दिए थे आप लोग को, जिसमें ये दोनों मेल गैमेट्स है, ये दोनों मेल गैमेट्स, एक मेल गैमेट्स पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिल करके एंडोस्पर्म बनाता है, और एक जो मेल गैमेट्स है वो फीमेल गैमेट्स के साथ मिल करके और आगे का फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करता है। ठीक है। तो अब बताइए दो टॉपिक हम लोग आज देखें, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसमें माइक्रोस्पोर्स बने, और माइक्रोस्पोर्स का डेवलपमेंट पॉलन ग्रेन्स तक, यहां से लेके यहां तक। अब बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम? आगे एक टॉपिक और है। हाँ ठीक है, अक्षय बताइए, कोई दिक्कत इसमें? एक एक चीज क्लियर है ना? एक्जाइन, इंटाइन, जो वेजिटेटिव सेल्स है, जनरेटिव सेल्स है, इच एंड एवरीथिंग क्लियर है एकदम? बताइए। ठीक। अब देखिए, अब इसको हम इरेज करते हैं, और कल जो पढ़े थे उसको थोड़ा एक बार ब्रीफ करते हैं, उसको एक बार रिकॉल करते हैं। ठीक है। एक मिनट वेट कर लीजिए थोड़ा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, या तो या फिर वीडियो है जी, जिसको भी कोई भी लेक्चर में प्रॉब्लम हो रहा है, जो भी हम लोग पीछे पढ़े हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, तो उसका डायरेक्ट वीडियो हमारे पास जो है इसी में मिल जाएगा आप लोग के एप्लीकेशन में। ठीक है। प्लेलिस्ट बन गया जिसमें लाइन बाय लाइन हर दिन का वीडियो है। आज का भी वीडियो अपलोड हो जाएगा एक डेढ़ घंटे बाद टीचमेंट पे। टीचमेंट पे अगर नहीं है तो यूट्यूब पे भी हम अपलोड किए हैं, यूट्यूब पे हमारा पहले ही से चैनल है, जिसमें मेडिकोस ओम अगर करिएगा तो बहुत सारा 11th का भी वीडियो आ जाएगा, मेडिकोस ओम। तो वहां पे भी आप लोग को मिल जाएगा, लेकिन सेम चीज होगा, जो टीचमेंट में देखेंगे वही वीडियो जो है वो यूट्यूब पे भी रहेगा। ठीक है। हाँ, टेस्ट ऑब्जेक्टिव है। टेस्ट में आप लोग का 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, और 30 मार्क्स के क्वेश्चन है। 30 मार्क्स में जो टीचमेंट है वो खुद ब खुद इसको चेक भी कर लेगा, और आप लोग का रिजल्ट भी दे देगा कि पहला चैप्टर जो हम लोग पढ़े हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसमें आप लोग ने कितना गेन किया। ठीक है। तो उसमें आप लोग का करीबन 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन 30 नंबर का है, और 20 मिनट में आप लोग को सॉल्व करना है, ज्यादा टाइम नहीं लेना। बस एक बार देखेंगे, बस ऑप्शन में देखेंगे तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ इसका आंसर ये होगा। ठीक है। तो हम टाइम सेट किए हैं 8 बजे से लेकर के 8:20 PM तक, ये आप लोग का टेस्ट का टाइम है, जिसमें कि आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। तो इससे क्वेश्चन वगैरह करते रहेगा तो प्रैक्टिस बना रहेगा। इसको इरेज करते हैं। एक मिनट।
देखिए कल के क्लास में क्या पढ़े थे हम लोग, ठीक है। कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे, देखिए कल के क्लास में पॉलन ग्रेन्स के स्ट्रक्चर को देख रहे थे, नहीं सॉरी, कल के क्लास में हम लोग एंथर को देख रहे थे। एंथर का जो है वो ट्रांसलेशन किए थे। यहाँ से एंथर को हम लोग कट किए, तो एंथर में सबसे पहला हम लोग को क्या मिल गया, ये क्या है बताइए तो, स्टैमेन है, स्टैमेन। और ये क्या है, एंथर। एंथर में सबसे पहला क्या मिला हम लोगों को कि एंथर बाइलोब्ड होता है, दो लोब है, ठीक है, बाइलोब्ड होता है। बाइलोब का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है, बाइलोब मतलब होता है दो लोब, एक और दो। जैसे ये हमारा हैंड है, दोनों को अगर इस तरह से देखें तो दो लोब दिखाई दे रहा है, एक हैंड ये और एक हैंड ये, दोनों बाइलोब्ड हो गया। उसके बाद जब इसको हम लोग कट किए थे तो कुछ इस तरह का डायग्राम हम लोग को मिला था, है ना। इस तरह का डायग्राम हम लोग को मिला था। अच्छा यहाँ पे बीच में क्या था बताइएगा तो, ये क्या है, चैट में लिखिए। जहाँ पे ये दोनों ग्रुप्स दिखाई दे रहे थे वो क्या है, बताइए। ये वाला जो है, इसको हम लोग कनेक्टिव टिश्यू, गुड, कनेक्टिव, हाँ। ये वाला जो है ये कनेक्टिव टिश्यू है, जहां पे दोनों लोब्स लग रहा है, ये पहला लोब्स और ये दूसरा लोब्स, ठीक है। दोनों लोब्स आपस में लग रहा है कि यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, तो ये हमारा क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो था कनेक्टिव, जहाँ पे लग रहा है एकदम कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पे वैस्कुलर बंडल होते हैं जी, जो वैस्कुलर सप्लाई भी करते हैं। तो इसको, इसके बाद यहाँ पे क्या था, स्पोरेंजियम में। उसके बाद अगर हम लोग देखें कि ये लोब्स में, लोब्स को अगर हम लोग देखें तो लोब्स में भी दो थीका है। थीका मतलब क्या होता है, चैम्बर। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो लोब्स है डाइथीकस। डाइथीकस मतलब इनमें दो चैम्बर है, एक ऊपर है और एक नीचे है, दो चैम्बर है। उसके बाद इसमें हम लोग देखे थे कि ये वाला जो एक चैम्बर था इसको मैक्रोस्पोरेंजियम, इसमें जो सेल्स थी, जो सबसे पहला लेयर में जो सेल्स थी उसको क्या बोले थे, आप लोग बताएंगे कमेंट में, कमेंट सेक्शन में बताते जाइए। कॉल आ रहा था इसलिए कनेक्ट ये नहीं हो रहा था। हाँ, जो पहला लेयर है वो इपीडर्मिस, ये इपीडर्मिस है, लिखेंगे नहीं या फिगर नहीं बनाया गया, यहाँ पे ये इपीडर्मिस है। तो हम लोग ये देखे थे कि ये जो पहला लेयर है धीरे धीरे जैसे नीचे की तरफ आ रहे हैं, मतलब लाइन ऑफ डेहिसेंस के पास जैसे ही हम लोग आ रहे हैं, ये लेयर धीरे धीरे पतला हो रहा था यहाँ पे। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा था, ये लेयर पतला क्यों हो रहा था, क्योंकि यहाँ से पोलन ग्रेन्स को निकलना था बाहर, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो लेयर था उसको एंडोथेसियम बोले, ठीक है। ये सेल्स का लेयर है जी, सब कुछ खास नहीं है, ये एंडोथेसियम है। ये भी यहाँ पे आकर थोड़ा सा पतला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से ही जो है वो पोलन ग्रेन्स बाहर निकलेंगे, एंडोथेसियम है। उसके बाद अगर हम लोग देखें जो तीसरा लेयर वो मिडिल लेयर था, जिसमें एक से लेकर के तीन लेयर्स तक हो सकते थे, तो मिडिल लेयर में 1 2 3, ठीक है, लेयर्स हो सकते हैं। उसके बाद जो था वो एक और सेल का लेयर था जिसको हम लोग टपेटम बोले थे। टपेटम के बारे में कुछ स्पेशल हम लोग जाने थे कि टपेटल जो होता है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स होती है विथ डेंस साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म डेंस होता है विथ एक्टिव न्यूक्लियस, ठीक है। डेंस साइटोप्लाज्म प्लाज्म के साथ एक एक्टिव न्यूक्लियस होता है। इस टपेटम का रोल हम लोग तीन रोल देखे थे। पहला, जो इसके अंदर जो कुछ सेल्स को डेवलप करना, जिसको स्पोरोजीनस सेल्स बोल रहे थे हम लोग, ठीक है। स्पोरोजीनस सेल्स का क्या काम था, हाँ ठीक है, गुड। तीनों लेयर का काम प्रोटेक्शन है, चाहे वो इपिडर्मिस है, इंडोथेसियम है, मिडिल लेयर है, तीनों लेयर कुछ खास नहीं करता है, कोई भी किसी तरह का ना सिक्रीशन करते हैं ना किसी तरह का कुछ करते हैं, बस इनका एक ही काम होता है, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन देते हैं किसको, तो इसको, ठीक है, इसको पूरा प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं, ठीक है। अब देखिए
तो टपेटम के बारे में हम लोग पढ़े थे कि ये टपेटम है। टपेटम का 3 रोल होता है, एक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। न्यूट्रिशन मतलब जो ये स्पोरोजीनस टिश्यू है या जो सेल्स है ये डेवलप हो रही है, इन डेवलपिंग सेल्स को न्यूट्रिशन चाहिए और उसको कौन प्रोवाइड करता है? टपेटम प्रोवाइड करता है। उसके बाद हम लोग देखे थे इससे यूबिस ग्रेन्यूल्स रिलीज होते हैं, यूबिस ग्रेन्यूल्स। ठीक है, यूबिस ग्रेन्यूल्स जो है वो फैटी ग्रेन्यूल्स है। फैटी ग्रेन्यूल्स है जो कि स्पोरोपोलिनिन बनाते हैं। स्पोरोपोलिनिन एक हार्ड सबस्टांस है जो पोलन ग्रेन्स के आउटर लेयर को बना रहा था, जिसको हम लोग क्या बोले थे? एग्जाइम, है ना। एग्जाइम को कौन बनाया? जो यूबिस ग्रेन्यूल्स से जो बोल सकते हैं कि जो स्पोरोपोलिनिन निकला वही बनाया इसको। एग्जाइम जहां पे नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? जर्म लेयर बोलते हैं, उसको हम लोग जर्म लेयर्स बोलते हैं। उसके बाद एक और काम था इसका, टपेटम का। टपेटम का एक और काम क्या था कि इससे कैलोज रिलीज होता है, सॉरी कैलेज होता है। कैलेज, कैलेज का काम होता है कैलोज को हटाना। कैलोज कहाँ पे था? कैलोज अभी हम लोग पढ़ रहे थे, जो यहाँ पे स्पोरोजिनस सेल्स थी, या फिर जो बोल सकते हैं जैसे ही इनलार्ज हुई जो कवरिंग था उसी को तो कैलोज बोले थे। और वही सेल्स इनलार्ज होने के बाद क्या हुआ कि वो सेल्स में डिवीजन हुआ। कैसा डिवीजन हुआ? मियोसिस हुआ। ठीक है, उसके बाद ये जो लेयर है वो हटा। अब आगे का तो समझ में आ ही गया होगा। अच्छा, जो स्ट्रक्चर यहाँ पे है वही स्ट्रक्चर इसके पास भी है, इसके पास भी है और इसके पास भी है। अब बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम? अभी तक हम लोग चैप्टर 2 में पॉलन ग्रेन्स और एंथर ये सब के स्ट्रक्चर को देखे हैं, या फॉर्मेशन ऑफ जो माइक्रोस्पोर्स है, या फिर हम लोग फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर्स है, ये सब देखे हैं। इसके आगे जो है वो पॉलिनेशन है। ठीक है, पॉलिनेशन समझेंगे। बताइए इसमें कोई दिक्कत? नहीं है ना? एक मिनट। हाँ देखिए, अच्छा एक क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए तो। लाइफ स्पेन किन चीजों पे डिपेंड करता है? सिंपल क्वेश्चन है, पहले भी पढ़ा चुके हैं, बताइए। लाइफ स्पेस किस चीज पे डिपेंड करता है और किस पे नहीं डिपेंड करता है, ये बताइए हमको। चैट बॉक्स में बताइए इसका आंसर कि लाइफ स्पेन जो है वो किन चीजों पे डिपेंड करता है और किस पे डिपेंड नहीं करता है। वो तो हाँ ठीक है, ठीक है, लिख रहे हैं। स्टेज में पढ़े थे हम लोग, स्टेज ऑफ लाइफ स्पेन, स्टेजेज ऑफ लाइफ स्पेन, जो आप लोग बता रहे हैं अभी कि जो वेनेलिटी, एजिंग, सेनेसेंस, डेथ, ये सब के सब स्टेज हैं। किसके स्टेज हैं? लाइफ स्पेन हम लोग बोले थे कि लाइफ स्पेन साइज पे डिपेंड नहीं करता, ये हम लोग ने पढ़े थे। लाइफ स्पेन इवोल्यूशन फैक्टर पे डिपेंड करता है। फर्स्ट क्लास याद करिए, फर्स्ट क्लास में हम लोग ये सब पढ़े थे कि लाइफ स्पेन इवोल्यूशन फैक्टर पे डिपेंड करता है कि इवोल्यूशन कोई भी स्पीसीज का कब हुआ, उन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, और जैसे चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 1 में जिनको भी प्रॉब्लम है, जो लेक्चर है उनको उसको देख लीजिए।
और हम वीडियो ये नोट्स अपलोड कर रहे हैं। आज चैप्टर 1 का नोट्स अपलोड हम कर देंगे, और चैप्टर 2 में कल के क्लास से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट जो अपकमिंग टॉपिक है पॉलिनेशन, बड़ा टॉपिक है, उसको आज नहीं स्टार्ट करेंगे, तो उसको हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। लेकिन इसके पहले तक जितना है उसको रिवाइज कर लीजिए, अभी टाइम देते हैं 10 मिनट, उसके बाद आप लोग टेस्ट दीजिए चैप्टर 1 का। ठीक है, जो भी नोट्स आप लोग ने लिखा है उसको रिवाइज कर लीजिए, और 8 बजे से आप लोग का टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। सब लोग टेस्ट दीजिएगा, ठीक है, और रिजल्ट आप लोग का पहुंच जाएगा खुद ब खुद टीचमेंट के थ्रू ही। ठीक है, ठीक है, स्टॉप करते हैं। चलिए।